जम्मू कश्मीर को दुनिया से जोड़ने वाली रेल सर्विस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। जम्मू के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के ओपीडी और दूसरे तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद इफ्ता की रस्म भी रखेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे को कामयाब बनाने के लिए जम्मू सूबे में भाजपा लीडर और कारकुनान मुतहरिक भी हो चुके हैं। कश्मीर के हवाले से भी खबरें आ रही कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर भी आएंगे, यहाँ पे भी कुछ तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्ता भी करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जम्मू में तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्ताह के बाद वज़ीर आज़म, खबरें हैं कि बीजेपी जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब कराने भी वज़ीर आज़म को जा रही है और वज़ीर आज़म की इस रैली में भाजपा 1 लाख के करीब लोगों को शिरकत करने के लिए निकल पड़ी है। अवामी राब्ता मुहिम भाजपा हल्कों ने शुरू कर दी है और यह भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर इस पब्लिक गैदरिंग में अपनी तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड और जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म जम्मू में सिक्योरिटी एजेंसी से भी बातचीत कर सकते हैं और मुल्क में पार्लियामेंट का इलेक्शन होने से पहले वज़ीर आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर इंतहाई अहमियत का हामिल भी माना जाता है। जहां जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड और इंतखाबात की बात हो सकती है, वही पार्लिमानी इंतखाबात का बिगुल भाजपा के कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी के हल्के ऐसा कुछ ही बता रहे हैं। जम्मू से शुरुआत होगी इंतखाबी मुहिम की, लेकिन जम्मू कश्मीर से शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम से पहले ही किसान निकल पड़े हैं और मुल्क भर की मुख्तलिफ किसान तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले किसान लीडरान और मरकजी सरकार के दरमियान कल रात जो मीटिंग हुई वो नाकाम जब हुई तो उसके बाद एहतजाजी मार्च किसानों का और उसी किसानों के एहतजाजी मार्च के लिए दिल्ली मार्च आज चला। दिल्ली मार्च को देखते हुए किसानों के जो मार्च है उसको देखते हुए सभी सरहदें जो दिल्ली की तरफ जा रही थी उन्हें बंद किया गया। मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी आज रोकी गई, बैरिकेड्स खड़ा किए गए, बोल्डर्स लगाए गए, रेत से भरे टिप्पर खड़ा किए गए, कांटीले तारे लगाई गई, लोहे के कीले जमीन में ठोकी गई और यूं कह सकते हैं कि बड़ा तनाव है और बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। हरियाणा सरहदों को सील करने के से ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। नाखुशगवार वाक़ात को रोकने के लिए नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया। कुछ जगहों पे टीयर गैस शेलिंग देखने को मिली, कुछ जगहों पे पथराव के वाक़ात भी देखने को मिले और किसानों ने पटियाला के शंभू बॉर्डर, संगरूर के मोंगा बॉर्डर, मक्सर के दिवाली और मनसा के रेता बॉर्डर से हरियाणा में दाखिले का जो मंसूबा बना रखा था, इसी मंसूबे को देखते हुए आज दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते या चारों के रास्तों पे आज खूब कांटेदार तारे लगी हुई थी। किसानों के दिल्ली मार्च काल को लेकर पुलिस ने भी तैयारियां तो मुकम्मल कर रखी थी और फिर फरीदाबाद के साथ साथ दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर, नोएडा का बॉर्डर, कालंदी को उस पर भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। फोर्सेस की अच्छी खासी तादाद जो है वो तैनात की गई थी और दिल्ली से लेके मुल्क भर में ये क्या सूरत हाल बनती जा रही है, यही जानने के लिए हम सीधा पंजाब चलेंगे। हमारे साथी नवदीप छपड़ा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को दिन भर की क्या सूरत हाल रही, इस समय क्या सूरत हाल है। खबरें हैं कि किसानों ने तो अब वो पिछले साल वाला मोर्चा यानी सड़क पे खीमे लगाना शुरू कर दिए। देखिए सर, बिल्कुल जिस तरीके से पंजाब के जो तीनों मेन बॉर्डर हैं, चाहे मैं खनौरी की बात करूं, शंभू बॉर्डर की बात करूं, तो वहां पर सबसे ज्यादा किसान जो थे वो वहां पर डटे हुए थे और यही कारण था कि 11 साढ़े 11 के बीच सबसे पहले जो शेलिंग स्टार्ट हुई वो शंभू बॉर्डर पर हुई और वहां पर काफी संख्या के अंदर जो किसान हैं वो युवा किसान घायल भी हुए। अभी थोड़ी देर पहले ही जो किसान नेता सरवण सिंह पंधेर हैं उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी उन्होंने बताया कि उनके 50 के करीब जो साथी हैं वो जो शेलिंग हुई है उसमें वो घायल हुए, लेकिन उनका हौसला जो है वो पस्त नहीं हुआ है क्योंकि जिस तरीके से फौज और सीआरपीएफ जवानों ने उन पर जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े तो वो शांतिपूर्वक उसका मुकाबला करते रहे और आज उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर हमला कराया है और ये हमला उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो आज किसान जो हैं वो अभी
उन्होंने जो ऐलान किया उसके मुताबिक वो बॉर्डर के ऊपर ही डटे रहेंगे, अपने घरों को वापस नहीं लौट रहे। और कल सुबह एक बार फिर मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद अगली रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सनम, उन्होंने एक बात जरूर साफ कर दी कि जिस तरीके से स्वामीनाथन की रिपोर्ट है कि जो लागत है फसल की उसका दोगुना मूल्य उनको मिलना चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, और जो 23 फसलें हैं जिस पर एमएसपी केंद्र जारी करता है वो कहीं ना कहीं उसको कानूनी शक्ल जो है वो केंद्र सरकार को देना होगा। और जब तक नोटिफिकेशन या लिखित रूप में उनको प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन नहीं दिया जाता लिखित रूप में, तब तक वो अपने घरों की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे उनको कितना दे रहे। तो हम कह सकते हैं कि आज रात जो है बॉर्डर के ऊपर ही टेंट लगेंगे और वहीं पर लंगर चलेगा और किसान जो है कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर डटे हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी भी जो जानकारी मिल रही है, थोड़ी देर पहले भी कहीं ना कहीं आंसू गैस के गोले खनौरी बॉर्डर के ऊपर छोड़े गए थे। तो हम कह सकते हैं कि तनाव जरूर बना हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो सीआरपीएफ है उसको सीज फायर का ऐलान करना चाहिए। हम चाहते हैं कि रात के समय सीज फायर हो, सुबह एक बार फिर हम मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे। रात को सीज फायर हो, सुबह मुकाबले। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, हमने इससे पहले भी किसानों का जो है जो मार्च है ये देखा था, दिल्ली चलो देखा था, हमने लाल किले पे भी पहुंचते उन्हें देखा था। लेकिन अब की बार तब चुनाव थे और तब कुछ राज्यों में चुनाव थे और तब उन चुनाव को देखते हुए बड़ा फर्क की बात की जा रही थी। अब की बार क्या चुनाव पे कोई, चूंकि बड़े चुनाव आ रहे हैं, सारे देश के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या ये जो यात्रा इनकी है जो किसानों की है, क्या ये उन चुनावों पे कोई असर डाल सकती है कि जिस तरह से भाजपा के लोग बता रहे हैं कि ये सब कुछ कांग्रेस का किया करता है, सामने चुनाव है, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा चुनावों पे? देखिए, आज जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाए और तमाम मीडिया ने वो तमाम चीजें दिखाई भी, लेकिन उसको लेकर आज किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि ना तो उनको किसी पार्टी का समर्थन है और ना वो किसी पार्टी का समर्थन लेना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसका नाम लिया जा रहा है, अगर शायद वो उसने कांटे नहीं बोए होते तो शायद आज उनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो उन्होंने माना कहीं ना कहीं किसानों की हालत के लिए शायद कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है। तो एक बात तो उन्होंने ये क्लियर कर दी। दूसरा, लोकसभा चुनाव को देखते हुए मैं समझूंगा सनम, कहीं ना कहीं इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि किसान भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हैं और बीजेपी के लिए ये इस प्रकार का सवाल है कि वो बड़े मार्जिन से ये चुनाव जीतना चाहती है। पंजाब और हरियाणा में हालांकि इतनी ज्यादा सीटें नहीं है, क्योंकि टोटल अगर मिलाऊं दोनों राज्यों की करीब करीब 24 के आसपास सीटें बनती है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन अगर ये आंदोलन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से निकलकर उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, या बिहार के किसान आ जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन तेज हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं दबाव जो है वो जरूर पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार भी नहीं चाहता कि किसान इस तरीके से दिल्ली में आए, फिर से एक बार धरना लगे और ये धरना लंबा चले, वो भी चाहते हैं। एक और सवाल जो मेरे दर्शक भी और मैं भी खुद समझना चाहूंगा, हरियाणा, पंजाब में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी का वोट शेयर अगर हो भी हो, लेकिन सीट शेयर उनका उतना नहीं है। लेकिन जब इस पंजाब में हमने अकाली दल को देखा है जो कभी बीजेपी की सहयोगी रही है, तो अकाली इस सारे में किस तरफ है? क्या वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे इसको, जो किसानों की यात्रा है, किसानों की रैली है, या वो कहीं ना कहीं एक बार फिर बीजेपी के खाते में ही वही पुराना वो जो है वो सपोर्ट करेंगे? देखिए सर, मैं 2019 की बात करूंगा जब अकाली दल बीजेपी ने इकट्ठे चुनाव लड़ा था जी। और उस वक्त बीजेपी को एक बार फिर बड़ा बैंडन मिला था। और आपको याद होगा अकाली दल से हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनी थी। लेकिन जब पंजाब के अंदर ये मूवमेंट शुरू हुआ, जब 3 बिल के खिलाफ, तो उस वक्त कहीं ना कहीं अकाली दल की ड्यूटी लगाई थी कि आप किसानों को समझाइए। लेकिन जब अकाली दल को लगा कि किसान उनके बातों में नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और उनके ऊपर जब दबाव पड़ा, तो सबसे पहले हरसिमरत कौर बादल को अपनी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सीट थी वो छोड़नी पड़ी। और उसके कुछ महीनों के बाद अकाली दल को भी बीजेपी से अपना नाता जो था वो तोड़ना पड़ा। अब पिछले विधानसभा के जो चुनाव 2022 के थे वो बीजेपी और अकाली दल ने अलग अलग लड़े, और यही कारण था कि अकाली दल को सिर्फ 3 सीटें मिली। जो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री जिस पार्टी का रहा हो उसको सिर्फ 3 सीटें मिली, क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद। हालांकि उनको नुकसान बहुत ज्यादा है। और पिछले कई दिनों से ही सनम चर्चाएं चल रही हैं कि
श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है। क्योंकि 3 दिन पहले आपको याद होगा अमित शाह ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि हमारी बातचीत जारी है लेकिन फाइनल नहीं हो पाई है। लेकिन पंजाब के अंदर बीजेपी से जब अकाली दल अलग हुई तो यहाँ पर बसपा के साथ अब गठबंधन है। लेकिन श्रोमणी अकाली दल भी कहीं ना कहीं चाहता था कि किसानों का मुद्दा अब ठंडा हो चुका है और अगर बीजेपी उनको ऑफर करे तो वो उनके साथ जाने को तैयार है। लेकिन बीजेपी उनको शायद उतना भाव नहीं दे रही और ज्यादा मोल भाव के चक्कर में गठबंधन लटका हुआ है। लेकिन अब जो आंदोलन शुरू हुआ है तो ऐसे आंदोलन के समय मुझे लगता है अकाली दल फिर एक बार रिस्क नहीं लेगा कि वो बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि अभी जो किसानों का वोट बैंक या उनका अपना जो वोट बैंक एक तरीके से पंजाब बचाओ यात्रा अभी सुखबीर बादल निकाल रहे हैं उसके जरिए वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब पंजाब का किसान बीजेपी और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के एंटी नजर आ रहा है तो ऐसे वक्त में शायद वो उनके साथ जाने का उतना रिस्क नहीं लेंगे। तो यही कारण है। संक्षेप में आपसे अब जानना चाहूंगा, चूंकि अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी आज बताया कि बातचीत करनी है, तो क्या कोई नतीजा आप या ये लंबा खींचता हुआ दिख रहे हैं या ये जो आंदोलन है किसानों का ये छोटा हुआ ही नजर आपको आ रहा है, रुकता हुआ नजर आ रहा है या लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए किसान सर जब पहले आंदोलन हुआ था तब भी नहीं लगता था कि किसान इतनी लंबी तैयारी से आएंगे और 2 साल तक दिल्ली के आपने देखा होगा कितना बड़ा वो आंदोलन रहा, इतिहास के अंदर वो दर्ज हुआ। लेकिन इस बार भी जो नजर आ रहा है सुबह भीड़ उतनी नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे जो लोग पंजाब के युवा वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान बड़े बूढ़े वहां पर मौजूद हैं और अगर ये मोर्चा लगा किसी भी कीमत पर तो जाहिर सी बात है ये भी लंबा जाएगा। और किसान भी जानते हैं कि अगर पिछली बार उन्होंने संयम के साथ लड़ाई लड़ी तो आखिर में उनको जीत मिली और यही किसानों का इस बार मानना है कि अगर इस बार भी उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से और केंद्र के किसी भी बहकावे में ना आकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो आंदोलन है वो जारी रखा और अगर उनकी जो यूनिटी है वो और ज्यादा मजबूत होती गई तो आखिरकार केंद्र को झुकना पड़ेगा। लेकिन इसी भी और भी है सनम, क्योंकि आज अगर हम माने तो कल 14 तारीख हो जाएगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा शायद 3 हफ्ते का वक्त या 2 हफ्ते का वक्त जो है वो कहीं ना कहीं उसके बाद बचेगा। 3 हफ्ते का वक्त, तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर अब या तो केंद्र कोई फैसला ले उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, सारी पावर्स आपको पता है सरकार से हटकर प्रशासन के पास चली जाएंगी। तो ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं माहौल जो है वो ठीक नहीं होगा। तो केंद्र की कहीं ना कहीं अगर कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि किसानों को बॉर्डर के ऊपर रोका जाए, पंजाब के बॉर्डर पर इनको सिमटा दिया जाए अगर वो मामला हल नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि इस बार दिल्ली पुलिस हो चाहे हरियाणा पुलिस हो चाहे केंद्रीय बल, उनकी तैयारी पूरी है किसानों को आगे ना जाने देने की और यही कारण है कि पुख्ता तैयारी किसानों को रोकने की वहां पर बॉर्डर पर। बहुत शुक्रिया नवदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिएगा अपना और आपके बच्चे के बारे में हमने सुना उनकी तबीयत जरा नासाज है, ख्याल रखिए और हम दुआ करते आशा करते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हो। और आपको बताएं ये दिल्ली चलो की बात है, दिल्ली चलो किसान चल पड़े हैं और किसान जब चल पड़े हैं तो सरकार को उलझा के रख दिया है। हमने पिछली बार देखा 2 साल तक सरकार को ऐसा उलझाया कि बिलाखिर सरकार को सरेंडर ही करना पड़ा। अब की बार क्या सरकार सरेंडर करेगी या नहीं और क्या किसान पीछे हटेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि चुनाव है, तनाव है और इस चुनाव और तनाव के बीच में जीत किसकी होगी वक्त बताएगा। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने बातचीत की बात भी की है, वो भी आपको बताएंगे और उसके साथ और भी मुद्दे हैं और भी गम है जमाने में इसके सिवा, तो बताएंगे अब तक में ब्रेक के बाद। खर्चा ये